स्वागत है साथियों आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। और इस अंक में हम 1857 के विद्रोह के बारे में, वो सारी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो लिए आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि 1857 का जो क्रांति था या 1857 का जो विद्रोह था वो किस तरह से हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले हम 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में जानेंगे। साथ ही यह विद्रोह कैसे आरंभ हुआ इसके बारे में जानेंगे, और यह विद्रोह कैसे असफल हो गया, और असफल होने के बाद भी भारतीय परिदृश्य में इस विद्रोह के क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में इस अंक में हम जानेंगे। तो अगर हम देखें कि 1857 का जो विद्रोह था वो मुख्य रूप से सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह विद्रोह सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा व्यापक स्थिति में मौजूद था, क्योंकि इस विद्रोह के अंतर्गत सभी लोगों ने जो है बड़ी भूमिका अदा की थी। चाहे वो कृषक हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे राजे महाराजे, जमींदार, जागीरदार, इन सभी व्यक्तियों ने जो थे अपनी जो भूमिका इस 1857 की क्रांति में दर्ज की थी, और इस 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चाहे वो ग्रामीण परिदृश्य के व्यक्ति हो जिन्होंने विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी और उन्हें खाने पीने की चीजों के लिए भी हमेशा तत्काल उपस्थित रहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो काफी ज्यादा व्यापक था, लेकिन फिर भी 1857 का विद्रोह इतना व्यापक होने के बाद भी भारतीय इतिहासकार और विदेशी विचारकों के बीच इसके नाम को लेकर, इसकी नामावली को लेकर कई मतभेद देखने को मिलते हैं। जहां भारतीय विचारक द्वारा इसे भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध माना जाता है, वहीं विदेशी विचारकों द्वारा इसे जो है केवल एक सैन्य द्रोह के रूप में सामने रखा जाता है। जब हम भारतीय विचारकों के बारे में बात करते हैं तो ये भारतीय विचारक जो थे उनमें मुख्य रूप से नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये बताया है कि यह विद्रोह एक सामंतवादी विद्रोह के रूप में उभरा, क्योंकि इस विद्रोह के भीतर जितने ज्यादातर लोग जो थे वो जमींदार, जागीरदार, राजे, रजवाड़े, महाराजे, ऐसे तरह के लोग जो थे इस विद्रोह में शामिल थे, जिसके कारण उन्होंने जो है इस विद्रोह को सामंतवादी विद्रोह का नाम दिया। वहीं अगर हम दूसरा नाम जो भारतीय इतिहासकार में काफी ज्यादा प्रसिद्ध और विद्वान नाम है वो है जदुनाथ सरकार का। उन्होंने इसे एक भाड़े के सिपाहियों की रणनीति का विद्रोह कहा है। उन्होंने इसे कहा कि भाड़े की जो सैनिक है उनकी रणनीति के अनुसार जो है ये विद्रोह माना जाता है। वहीं वीर सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध माना है। इस तरह से भारतीय विचारकों ने या भारतीय इतिहासकारों ने जो है इसे भारत का पहला युद्ध संग्राम के रूप में स्वीकार किया है। वहीं अगर हम विदेशी पाश्चात्य विचारकों के बारे में बात करें, जिनमें डिसरेली जो है इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन ने इसे एक सैनिक विद्रोह का नाम दिया है। वहीं अन्य विचारक कार्ल मार्क्स आते हैं। वो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह क्रांति भारतीयों के लिए पहला जो है स्वतंत्रता युद्ध था, और इस क्रांति की तुलना वो 1789 में हुए फ्रांस की क्रांति से कर देते हैं। वो कहते हैं जिस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई उसी तरह से ये 1857 की क्रांति भारत में हुई है। वहीं जॉन काई विचारक हैं, वो कहते हैं कि यह पश्चिम का संघर्ष है, पश्चिम और पूर्व के संघर्ष के रूप में इसे निरूपित करते हैं। इस तरह से विभिन्न विचारकों का अलग अलग मत देखने के बाद भी यह 1857 का क्रांति अपने आप में एक बहुत ही स्पष्ट रूप प्रदर्शित करता है। 1857 की क्रांति के कारण, हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो 1857 की क्रांति कोई छुटपुट क्रांति नहीं थी, या हम ये कह दें कि एकदम से शुरू होने वाली क्रांति थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालीन रूप से चल रही क्रांति के रूप में हमारे सामने आती है। जब पलासी के युद्ध हार जाने के बाद और पलासी की युद्ध की पराजय के बाद 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है
पूरे भारतवर्ष पे जो है अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया। हालांकि ये शुरू में व्यापार के माध्यम से आया था, और यह बात जाननी होगी कि यह पहला एक ऐसा व्यापारिक संगठन था ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास खुद की आर्मी थी। यानी उस समय भी इसने पुर्तगाली जो उस समय के जो व्यापारी संगठन थे उनसे युद्ध करने के लिए इनके पास खुद की आर्मी थी, और यही आर्मी का प्रयोग इन्होंने जो है प्लासी के युद्ध के समय में भी किया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास खुद की आर्मी थी, और इस आर्मी को सहारा लेते हुए जब ये प्लासी का युद्ध जीत गए 1757 में, उसके बाद जो है इस पूरे क्षेत्र पे जो है इनका आधिपत्य हो गया और इन्होंने जो है अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके कारण क्या हुआ कि भारत जो था 19वीं शताब्दी में कई औपनिवेशिक घटनाओं का साक्षी रहा, जिसमें हम मुख्य रूप से दो औपनिवेशिक घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो इस 1857 की क्रांति के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बनती है। पहला इसका जो कारण था, जो घटना थी, वो थी समाज सुधार। उदारवाद के परिप्रेक्ष्य में या उदारवाद के संदर्भ में कई विचारक भारतीय परिदृश्य में भी आते हैं जिन्होंने जो है समाज सुधार के माध्यम से 19वीं शताब्दी में कई बदलाव करने का प्रयास किया, जो उदारवाद से काफी प्रभावित थे। उसके बुद्धिवाद का और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वो इन बदलावों को लाने के पक्षधर थे, जिनमें बाल विवाह, सती प्रथा और बाल भ्रूण हत्या जैसे कानूनों को भी बनाया गया इस समय, और इसके लिए इन्होंने कई आंदोलन भी किए। दूसरी घटना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है विद्रोह। यह विद्रोह 1763 से लेकर 1856 तक चला। जब प्लासी के युद्ध के बाद इनकी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई, तो उसके बाद से ही और 1856 से लेकर इन 100 वर्षों तक जो है इनके बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही, और इस संघर्ष की स्थिति बनने के कारण ही और 1857 की क्रांति का उद्भव मान लिया जाता है। जगह छुटपुट तौर पर देखे गए और कई जगह दीर्घकालीन के तौर पर देखे जाए। अगर हम इन कुछ विद्रोहों के बारे में बात करें जो 1763 से लेके 1856 के बीच में हुए, तो उनमें एक नेता आते हैं डोंडियोबोंग, जो शिमोगा जिले से रहते थे, और 1799 में जब टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तब ये क्या करते हैं कि जो डोंडियोबोंग होते हैं, ये डोंडियोबोंग शिमोगा, चित्रदुर्ग, धारवाड़ और बेल्लारी प्रदेशों को आजाद कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं, और इन प्रदेशों को वो जो है आजाद करवा लेते हैं। दूसरी घटना जब हम देखते हैं वो है 1824 में, जब कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने किट्टूर के क्षेत्र में एक शानदार विद्रोह किया। वहीं तीसरी घटना जब हमारे सामने आती है वो है 1833 में कृषक विद्रोह, जो कर्नाटक में हुआ था। और इस कर्नाटक में वर्तमान समय में कांग्रेस जो है अपनी जीत हासिल कर दी है और वहां से बीजेपी जो है वो हार गई है, ये बात आप सबको पता होगा। और चौथा जो कारण था वो था 1831 का कोल विद्रोह, 1855 का सांथाल विद्रोह। इन सभी घटनाओं के द्वारा जो क्या था, 1857 की क्रांति की जो भूमिका थी वो तैयार हो गई थी। यानी 1763 से लेके 1856 के बीच कई ऐसे जो है दीर्घकालीन या छुटपुट जो क्रांतियां हैं हमारे सामने आती है, और इन क्रांतियों के द्वारा ही, इन विद्रोहों के द्वारा ही जो है इस 1857 का विद्रोह की भूमिका जो है तैयार हो जाती है। और अध्ययन के दृष्टि से जब हम 1857 के विद्रोह के कारण को देखते हैं, तब हम उनमें मुख्य रूप से इन विद्रोहों के बारे में बात करते हैं, जिनमें पहला कारण होता है आर्थिक कारण, यानी इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे इस विद्रोह के होने के कारण। दूसरा पॉलिटिकल कारण, तीसरा प्रशासनिक कारण एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेस, और सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। और ये सभी कारण जो थे वह 1857 की क्रांति की भूमिका तैयार करने के बाद हुए, जिसके कारण भारतीयों ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब हम इसके पहले कारण के बारे में बात करते हैं जो है आर्थिक कारण।
अगर हम आर्थिक कारण या इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में बात करें तो देखते हैं कि 1757 के बाद जो है प्लासी युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्ण रूप से हुकूमत जो है स्थापित हो गई और 1857 में यह क्रांति हुई। यानी कि पूरे 100 वर्षों के बाद जो है इस क्रांति ने अपना जन्म लिया और इन 100 वर्षों तक जो है भारत का काफी ज्यादा आर्थिक शोषण हमें देखने को मिलता है इन 100 वर्षों के भीतर, जिसमें सबसे ज्यादा क्या था कि धन निकासी, जो भी भारत की धन संपदा थी उसकी निकासी कर दी गई थी। यानी उसे कहां भेजा जा रहा था? ब्रिटेन भेजा जा रहा था। और ब्रिटेन भेजकर क्या किया जा रहा था? ब्रिटेन के लोगों को और ब्रिटेन की सरकार को जो है अमीर किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जो भारत की धन संपदा थी, जो भी प्रकार की प्राकृतिक संसाधन थे, उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता था और उसके धन को जो है निकासी किया जाता था। दूसरा कारण था आयात और निर्यात शुल्क। यानी जो चीज आयात होती थी उस पे तो वो काफी ज्यादा कम शुल्क लगाते थे, लेकिन भारत में जो निर्यात की जाती थी उस पे काफी ज्यादा हाई शुल्क लगाते थे। इससे क्या होता था? भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई। और तीसरा उन्होंने जो आर्थिक शोषण के रूप में कार्य किया वो था लघु उद्योगों का उन्होंने जो है विनाश कर दिया। उन्होंने देखा कि लघु उद्योग के अंतर्गत ही उन्होंने भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो खड़ी है। अगर हम इस लघु उद्योग को ही नष्ट कर दें तो लघु उद्योग के नष्ट हो जाने से भारतीयों का काफी ज्यादा आर्थिक शोषण वो कर पाएंगे। तो उन्होंने भारत में जो भी लघु उद्योग थे उसका विनाश कर दिया, साथ ही कपड़ा उद्योग का पूरी तरह से नाश कर दिया। भारतीय बुनकर और शिल्पकार जो अब पूरी तरह से दयनीय स्थिति पर आ गए, क्योंकि भारतीय बुनकर और शिल्पकार जो थे अपने व्यापार और अपने काम को उन्हें काफी ज्यादा कम लागत में करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को देना पड़ा, जिसके कारण क्या है, काफी ज्यादा बेरोजगारी जो है दयनीय स्थिति में पहुंच गई और काफी बेरोजगार लोग जो थे, बुनकर और जो शिल्पकार थे, जो हाथ से काम करते थे, वो सभी लोग बेरोजगार हो गए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इस बेरोजगारी से और इससे ज्यादा तंग आकर उस समय एक जो मलमल के कपड़े के जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध कारीगर थे, उन्होंने क्या किया, इसके विद्रोह में अपना जो है अंगूठा काट लिया कि ना रहेगा अंगूठा, ना करूंगा काम और ना होगा भाई कम, क्या फायदा जब हमारी इसकी कीमत ही नहीं मिल रही। अगर हमें इसे बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं और ये 8 रुपए में ही बिक पा रहा है तो क्या फायदा बनाने का, जब हमारी लागत ही 10 रुपए है और इसको बेचा ही 8 रुपए जा रहा है। तो यानी 2 रुपए का लॉस तो पहले ही हो रहा है, ऊपर से और ज्यादा इस पे शोषण किया जा रहा है। तो इसके विरोध में उन्होंने क्या है, अपना अंगूठा ही काट लिया। फिर अगला जो भारत की जो कृषि आधारित जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से किस पे थी, जीविका कृषि पर आधारित थे। यानी भारत के जो लोग थे वो वैसी ही कृषक करते थे जैसा वो खा सके, यानी वही चीजें अपने खेतों में बोते थे जिनसे उनका जीवन निर्वाह हो सके। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने के बाद उन्होंने क्या किया कि ये जीविका कृषि को बंद कर दिया और इसके स्थान पर इन्होंने वाणिज्य कृषि का निर्माण किया, जिसमें नील, जूट, कॉफी, चाय जैसे चीजों को उगाया जाता था, जो भारतीयों को काफी ज्यादा पसंद नहीं था। वो इस काम को नहीं करना चाहते थे, अपने खेतों में जो है नील, जूट, कॉफी, चाय को उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ शोषण किया जाता था और उन्हें जबरदस्ती मजबूर किया जाता था इन सब चीजों को उगाने के लिए। इन सब के होते हुए कृषि का काफी ज्यादा जो है शोषण किया जाता था, उनपे कर लगाया जाता था, लगान लगाई जाती थी। लगान के संदर्भ में है कि आपने वो लगान फिल्म देखी आमिर खान की, उदाहरण के लिए लगान में कैसे आमिर खान अपने लगान को जो है उतरवाने के लिए क्रिकेट मैच रखता है, तो वैसा ही लगान जो है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है लगाती थी। वो काफी अच्छी मूवी है, अगर आप देखें कैसे लगान जो है भारतीयों का उस समय शोषण किया जाता था, उसके परिप्रेक्ष्य में आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से विद्रोह का जो पहला आर्थिक कारण है वो इन कारणों से हमारे सामने नजर आता है। यही विद्रोह का जो दूसरा कारण जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विस्तारवादी नीतियां थी, जिसके द्वारा वो क्या कर रहा था कि भारतीय राज्य रियासतों को अपने क्षेत्र में मिला रहा था, यानी उन्हें अपने अधीन कर रहा था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि एक जो है
लॉर्ड वेंजले जो थे उस समय के, उन्होंने एक सम्मिलन नीति बनाई, यानी सम्मिलन नीति लाई, यानी एनेक्सेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के द्वारा उन्होंने क्या किया कि जो भी राजे महाराजे जमींदार जागीरदार थे, उनकी जमीनें क्या करते थे, ये अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के क्षेत्र में मिला लेते थे, यानी उस पर अपनी हुकूमत स्थापित कर लेते थे। और उन राजे महाराजाओं को कुछ तुष्टीकरण की नीति के अनुसार कुछ ऐसे लाभों का प्रलोभन देकर कि तुम हमारे लिए ये करो तो हम तुम्हें सुरक्षित प्रदान करेंगे, तुम हमारे लिए बस एक कुटपतली की तरह काम करोगे। तो इनसे क्या होता था, ये राजे महाराजे जो थे वह क्या थे, एक नौकर की भूमिका में आ गए थे, क्योंकि राजा महाराजा होने के बाद वो लोगों को आदेश करते थे, लेकिन जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जाते थे तो इनके सर झुके होते थे, क्योंकि ये उनके लिए नौकर का काम कर रहे थे। और यहां से इनकी क्या है, शक्ति कम हो गई और इनकी भूमि को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, इनकी शक्तियां सीमित हो गई। लॉर्ड वेंजले के द्वारा सम्मेलन नीति यानी एनेक्सेशन पॉलिसी के द्वारा, इस पॉलिसी के बाद लॉर्ड डलहौजी ने दूसरी पॉलिसी स्थापित की, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस यानी रियासतों का विलय के नाम से एक पॉलिसी स्थापित की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के द्वारा जो है स्थापित किया, जिसमें ये कहा गया कि जो भी रियासतें हैं, अगर उस रियासत के जो राजा हैं और उन राजाओं की जो स्वयं का कोई पुत्र नहीं है, उसका उत्तराधिकार नहीं है, वो दंतक पुत्र नहीं होना चाहिए, यानी गोद लिया हुआ पुत्र नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक स्थिति से जैसे पुत्र उत्पन्न होता है, उस तरह से उस राजा का स्वयं का रक्त पुत्र होना चाहिए। लेकिन अगर उसने गोद लिया हुआ है तो उसे क्या होगा, उसकी जो पूरी रियासत है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाएगी। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस का सहारा लेते हुए लॉर्ड डलहौजी ने झांसी, अवध, सतारा, नागपुर, संबलपुर और उदयपुर जैसे राज्यों को अपने अधीन बना लिया और अपने अंतर्गत कर लिया। और साथ ही उन्होंने नाना साहब के जो उस समय पेंशन थी वो रोक दी थी, क्योंकि नाना साहब क्या थे, वो पेशवा के क्या थे, दंतक पुत्र थे, और दंतक पुत्र होने के नाते उनकी जो पेंशन थी वो रोक दी गई थी। तो इस तरह से ये राजनीतिक कारण भी रहा, इस विद्रोह के फैलने का कारण बना। तीसरा कारण जो हमारे सामने आता है वो है प्रशासनिक कारण, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो भी न्यायालय था उस समय का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे संचालन करती थी, उसकी भाषा पहले पर्शियन थी। तो उस पर्शियन भाषा को उन्होंने जो है अस्वीकार कर दिया और उसके स्थान पर अंग्रेजी भाषा का उदय कर दिया, जो भारतीयों के लिए काफी ज्यादा गलत था, क्योंकि पर्शियन भाषा से भारतीय काफी ज्यादा मूलभूत रूप से जानकारी रखते थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा उनके लिए काफी ज्यादा नई थी और महंगी थी, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा उस समय बहुत ही सीमित लोग जानते थे। दूसरा, इनकी जो न्याय व्यवस्था थी, जो भी इनके न्याय के मामले सुने जाते थे, वो काफी ज्यादा महंगी और विलंबकारी थी। साथ ही ये कानून की समानता की बात करते थे, और इस कानून की समानता के अंतर्गत देखे उस समय के परिदृश्य में, तो उस समय भारतीय परिदृश्य में क्या थी, ऊंच नीच की भावना काफी ज्यादा व्याप्त थी। तो जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनका ऐसा कहना था कि ये निम्न जाति के लोग, उनके पिता, उनके दादा या उनके पूर्वज कई वर्षों से हमारे यहाँ जो है काम करते आए हैं, यानी हमारे घर का काम करते आए हैं, हमारे एक नौकर की स्थिति में रहे हैं, और इस समानता के कानून के अंतर्गत हमें क्या है, इन निम्न जातियों के जरा से कुछ अदालती कार्यवाही के अनुसार हमें अदालतों में कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। तो उन्हें जो था, ये कानून की समानता का पक्ष जो है समझ में नहीं आता था, और वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम किसी निम्न जाति के कहने पर अदालत के सामने कटघरे में खड़े हों। दूसरा कारण था जीवन, संपत्ति और इज्जत, इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी, यानी ये पूर्ण रूप से असुरक्षित था। उनका जीवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंतर्गत, संपत्ति कब जाए कब ले ली जाएगी कोई पता नहीं था, और इज्जत तो थी नहीं, क्योंकि भाई साहब उस समय जो है काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा था। उस समय की पुरानी जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्री आती है, आप डॉक्यूमेंट्री देखना कभी या इतिहास पढ़ना, तो पता लगेगा कि कितना ज्यादा हमारे पूर्वजों पर जो है शोषण किया गया था। साथ ही ना ही कोई सरकारी पद जो है प्रशासनिक अधिकार में हमें दिया गया था, क्योंकि जो भी सरकारी पद थे वो मुख्य रूप से जो भी उस समय के जो यूरोपीय लोग थे वहां से बुलाए जाते थे, उन्हीं लोगों को दिए जाते थे।
साथ ही इस प्रशासनिक कारण के कारण क्या थे, कृषि और जमींदार दोनों ही दुखी थे, यानी दोनों एक स्थिति में थे, चाहे वो जमींदार हो चाहे वो कृषि वर्ग हो। कृषि वर्ग के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, टैक्स लगने के बाद उसके पास मरने की स्थिति आ जाती थी। और दूसरा जो जमींदार था, उस जमींदार के ऊपर जितने भी विशेषाधिकार थे वो छीन लिए गए थे, यानी उनकी शक्तियां क्या थी, सीमित कर दी गई थी, और सीमित शक्तियों के द्वारा वो काफी ज्यादा दुखी थे। साथ ही जो चौथा कारण आता है इस विद्रोह के होने का, वो है सैनिक कारण, यानी मिलिट्री कॉजेस। इसमें क्या था कि निम्न स्तर के सिपाहियों की जो है भूमिका देखी जाती थी। जो भी उस समय के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाहर ब्रिटेन से जो यहाँ पर सैनिक आते थे, उन सैनिक की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा उच्च स्थिति मानी जाती थी। और यहाँ भारतीय सिपाही सैनिकों की जो क्या थी, निम्न स्थिति थी, क्योंकि भारतीय सारे सिपाही जो थे उस समय ब्राह्मण थे, राजपूत थे और भूमिहार ब्राह्मण थे। इन तीन जातियों के जो सबसे ज्यादा सैनिक थे, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ये सभी जो थे वो उस समय सैनिक स्थिति में थे। ये अपनी जाति में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पद के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सबसे उच्च पद है वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे सिपाही होने के बाद उनकी स्थिति क्या हो जाती थी, वो काफी ज्यादा निम्न हो जाते थे। और सभी उच्च पद जो थे वो आरक्षित थे, किसके लिए, यूरोपियन के लिए, यानी जो भी ब्रिटिश के लोग आएंगे यहाँ पर सिपाही बनने के लिए, उनके लिए ही सारे उच्च के पद जो थे वो आरक्षित थे। भारतीय सिपाही कितना भी कुछ कर ले, वह एक जो थे वो सूबेदार के पद से आगे नहीं बढ़ पाते थे। उनका वेतन काफी ज्यादा कम था। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय सैनिक थे, उनकी वेतन और भारतीय सिपाहियों के वेतन में काफी ज्यादा अंतर था। भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 रुपए जाते थे, और इनमें वो अपनी जीवन को चलाते थे, अपनी जीविका चलाते थे, और अपनी वर्दी का खर्चा, अपनी खर्चा, ये सारा जो है इस 7 से 8 रुपए में वो मेंटेन करते थे। और इनसे कई दोगुना तिगुना जो पैसा था वो ब्रिटिश यूरोपीय जो सैनिक थे उनको दिया जाता था। और भारतीय सैनिकों की बात करें तो 87% भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में। इतनी ज्यादा संख्या होने के बाद भी उन पर शोषण किया जाता था और उन्हें एक नस्लीय दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाता था। तो इस तरह यूरोपियन थे वो अपने को क्या है, इनसे अच्छा मानते थे और ये कहते थे कि ये तो कुछ नहीं है। इसके संदर्भ में अगर आपको देखनी हो, उदाहरण के लिए आप देखना केसरी मूवी अक्षय कुमार की, कैसे उसमें बताया गया है केसरी मूवी में कि जो भी सैनिक थे कैसे उनके साथ अत्याचार किए जाते थे, छोटे छोटी बात के लिए भी उनसे अर्जी ली जाती है। केसरी मूवी में एक सीन है, आप जरूर देखना, कि उसमें एक ब्रिटिश सैनिक होता है और बहुत सारे भारतीय सैनिक होते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे भारतीय सैनिक उस ब्रिटिश सैनिक से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो था ये नस्लीय दृष्टिकोण काफी ज्यादा व्याप्त था, लेकिन भारतीयों की संख्या ज्यादा थी इसके बावजूद भी। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कारण देखने को मिलता है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो है एक एक्ट पास करते हैं जिसका नाम होता है जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत इस बात को जो है रखा जाता है कि जो भी सैनिक है उन्हें क्या है, अपनी सेवा अब विदेशों में भी देनी होगी। इस एक्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हो, ठीक हो, तुम यहाँ पे सिपाही हो, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ती है दूसरे देशों से लड़ने की, यानी दूसरे देश को हम जैसे अपना उपनिवेशवाद बनाना चाहते हैं या वहां पे किसी तरह के भी युद्ध हमसे लड़ा जाता है, तो इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी सैनिक हैं उन्हें विदेशी सेवा के अंतर्गत वहां जाकर युद्ध करना होगा और हमारे लिए उस युद्ध को जीतना होगा। तो भारतीयों ने कहा भाई अगर हम समुद्री यात्रा करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो है जाति भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि समुद्री में बहुत सारे लोग होते हैं और इस जाति जो है हमारी भ्रष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिपाही में सबसे ज्यादा कौन थे, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ये 3 वर्गों का सबसे ज्यादा प्रभुत्व था उस समय सिपाही वर्ग में। तो ये कह रहे हैं भाई हमारा जो है जाति भ्रष्ट हो जाएगी, हम नहीं जाएंगे। ये भी रोष जो था ये भारतीय सिपाहियों के अंदर था और विद्रोह के कारण बने। जो 5वां कारण हमारे सामने आता है वो है सामाजिक एवं धार्मिक कारण, यानी सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस जो थे वो सामाजिक और धार्मिक कारण किस तरह थे कि पश्चिम संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया जा रहा था।
उस समय शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी जो थी हर जगह लागू की जा रही थी कि भाई अंग्रेजी ही तुम्हें आनी चाहिए, अगर तुम हमारे सरकारी पदों में आना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं तो जाओ भैया तुम, चलो कुछ भी। दूसरा था स्कूल। स्कूल के माध्यम से इन्होंने क्या किया था कि बंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में इन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, और साथ ही ये अपने ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे ईसाई मिशनरियों के द्वारा। साथ ही ये उदारवादी सुधार कानून लेकर आए, जो उस समय के संकीर्णतावादी दृष्टिकोण या रेडिकल रूढ़िवादी दृष्टिकोण के लोगों को काफी ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इसमें क्या था, सती प्रथा, विधवा प्रथा और कन्या भ्रूण प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, और भारतीय परंपराओं के अंतर्गत भी वो हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आते थे। जो भी भारतीय परंपरा थी उसमें हस्तक्षेप करते थे, और अपनी नस्लीय श्रेष्ठता को जो है सर्वोपरि रखते थे कि हम गोरे लोग इस संसार में सिविलाइजेशन मिशन के द्वारा आए हैं, यानी सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए जो है हम लोग आए हैं। इस नस्लीय श्रेष्ठता को वो सबसे ज्यादा बताते थे अपने इस सामाजिक और धार्मिक कारण के द्वारा। ये पांचवा कारण जो हमारे सामने आता है विद्रोह का, मुख्य रूप से ये कारण बने, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक और सामाजिक और धार्मिक कारण, ये इस तरह से जो थे उस विद्रोह के मुख्य रूप से कारण बने। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इस विद्रोह के तात्कालिक कारण के रूप में हमारे सामने आता है, और इस तात्कालिक कारण के द्वारा ही इमली की जो है शुरुआत मान ली जाती है, क्योंकि यह जो तात्कालिक कारण था वो एक दिन की बात नहीं थी। जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, पराजित होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दूसरा युद्ध लड़ा जाता है, वो लड़ा जाता है 1857 में, और इसके तात्कालिक कारण थे। इससे पहले ये सारी घटनाएं जो इसके कारण हमारे सामने आते हैं, जिनमें हमने बात की पीछे कैसे अलग अलग कारण जो थे, उसमें ये सभी कारण जो आते हैं, उसके बाद जो है जो तात्कालिक कारण थे, इन तात्कालिक कारणों को हम इमीडिएट कॉजेस कहते हैं। इसके कारण ही 1857 की क्रांति सबसे ज्यादा त्वरित रूप से हमारे सामने आती है, जहां मुख्य रूप से विद्रोह जो था वो बंगाल आर्मी यानी बंगाल सिपाहियों के कारण इसलिए हुआ था क्योंकि न्यू एनफील्ड राइफल से जुड़ा विवाद ये था। इसमें जो नया न्यू एनफील्ड राइफल जो बंदूक थी, उस बंदूक को चलाने के लिए जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उस कारतूस के ऊपर एक खास तरह का ग्रीस लगा हुआ था, वो से एक पेपर चिपकाया जाता था, और वो लोड करने से पहले उसे अपने दांतों से खींचकर उस कपड़े या उस पेपर को हटाया जाता था। उसके बाद उस गोली को इस नई एनफील्ड राइफल में जो है लोड करके गोली दागी जाती थी। तो ऐसा विवाद सामने आया कि भाई ये जो कारतूस है और उसके ऊपर जो ग्रीस लगाया जा रहा है, जो तैलीय पदार्थ लगाया जा रहा है, वो तैलीय पदार्थ क्या है, सूअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है। सूअर की चर्बी मुस्लिमों के लिए एक अभिशाप थी, और गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए अपवित्र थी। तो सूअर और गाय दोनों को मिलाकर ये ग्रीस को बनाया जाता था, और इस ग्रीस को उस जो है कारतूस पे लगाया जाता था। जब इस कारतूस को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग के लोग अपने दांतों से खींचते थे उस कपड़े को, तो इससे उनका धर्म जो था वो भ्रष्ट हो जाता था। ऐसी सूचना जब सिपाहियों को मिली, तो उन सिपाहियों ने क्या किया कि भाई जो है इस कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया, और कहा कि भाई हम बंदूक नहीं चलाएंगे, और इसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। जब ये खबर ब्रिटिश के उच्च पदाधिकारियों तक पहुंची, तो उसमें के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे रिचर्ड बीच, उन्होंने 27 जनवरी 1857 को यह घोषणा की कि भाई जो भी पुराने कारतूस थे उन्हें वापस ले लिया गया है, और नए कारतूस जो है वो शस्त्रागार भंडार में पहुंचा दिए गए हैं। तो सभी सैनिक नए कारतूसों को ले, जो कि बिना तैलीय पदार्थ के रिक्त है, यानी उसपे कोई भी तैलीय पदार्थ नहीं लगाया गया है, और वो पूरी तरह से सूखा हुआ है, उसे प्रयोग में लिया जाए। जब ये खबर रिचर्ड बीच ने घोषणा की, तो जो भी सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन्होंने पूर्ण रूप से उन्हें विश्वास हो गया कि वो सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बने ग्रीस ही उस पर लगाए गए थे। जिसके कारण क्या हुआ, 29 मार्च 1857 बैरकपुर बंगाल रेजिमेंट के युवा सिपाही
मंगल पांडे ने जो है इसे इनकार कर दिया चलाने से। सूखे वाले को भी और गीले वाले को तो इन्होंने पहले इनकार कर दिया। तो 29 मार्च 27 जनवरी 1857 को ये रिचर्ड वीच ने अपने भाषण को कहा और 27 मार्च 1857 के बैरकपुर बंगाल रेजिमेंट युवा सिपाही मंगल पांडे ने इसे पूरी तरह से इनकार कर दिया कि भाई मैं इसे नहीं चलाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, कुछ भी कर दो। लेकिन जब इस पे अधिक दबाव डाला गया मंगल पांडे पर, तो इन्होंने सर्जेंट की हत्या कर दी। सर्जेंट उस समय उच्च पदाधिकारी थे। इनकी हत्या के आरोप में जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और मंगल पांडे के फांसी के बाद ही इस 1857 के विद्रोह की जो है शुरुआत मान ली जाती है। और इसके बाद से ही यह विद्रोह का क्या है, आरंभ एवं विकास शुरू हो जाता है। जब मंगल पांडे की फांसी दे दी जाती है और मंगल पांडे को फांसी के बाद यह विद्रोह आरंभ हो जाता है और इसका विकास हमें देखने को मिलता है। जब मंगल पांडे की फांसी हो जाती है और फांसी के बाद जब इसकी खबर जो है पूरे सैनिक कंटोनमेंट जोन में एक आग की तरह फैल जाती है और सभी सिपाहियों को यह पता लगता है कि मंगल पांडे ने ग्रीस लगे कारतूस को, सूखे कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया है और उसके बदले में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के उच्च पदाधिकारी सैनिकों ने जो है उन्हें फांसी दे दी है। तो उस समय फांसी देने के बाद जो थी 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने भी इसे चलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम भी नहीं चलाएंगे, इस पे ग्रीस लगा हुआ है और हमारा जो है धर्म बहुत हमें मूल्यवान है, हम इसे भ्रष्ट नहीं होने देंगे। जब ये बात सैनिकों को, उच्च पदाधिकारी ब्रिटिशों को पता चला तो इन्होंने क्या किया, इन पर दबाव डाला कि भाई चलाओ, क्यों नहीं चला रहे। तो इन्होंने बोला हम नहीं चलाएंगे भाई, और इन्हें जो है सैनिक से जो है निकाल दिया गया और 10 मई 1857 को इन्हें जेल में डाल दिया गया। ये जो भी मेरठ के उस समय के सिपाही थे जिन्होंने चलाने से इनकार किया था, और इन्हें 10 साल की सजा दे दी गई 10 मई 1857 में। जब इनको सजा दे दी गई तो बाकी के जो सिपाही थे उन्होंने इस विद्रोह के रूप में आगे आए और उन्होंने भी जो है इसे चलाने से इनकार कर दिया। और वो सभी लोग जो सिपाही थे वो क्या कर गए, दिल्ली की तरफ कूच कर गए। जो भी सिपाही थे जब वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे और दिल्ली से केवल 64 किलोमीटर की दूरी पे थे, तो उन्होंने ये पहले ही अपने मन में अनुमान लगा लिया था कि हमारे सैनिक का नेतृत्व कौन करेगा। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से ये गुजारिश की कि आप इस जो है विद्रोह का नेतृत्व करें और हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करें। और इसके लिए जो है बहादुर शाह जफर जो मुगल के आखिरी एम्पायर माने जाते हैं, यानी आखिरी वारिस माने जाते हैं, उन्होंने इस नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकार कर लिया और सभी सैनिकों ने जो है उसे अपना राजा जो है स्वीकार कर लिया। तो बहादुर शाह जफर ने जब यह नेतृत्व आगे बढ़ाया तो देखते हैं कि उत्तरी भारत के क्षेत्रों में भी यह विद्रोह काफी ज्यादा फैला। साथ ही बिहार के वीर कुंवर सिंह ने भी राजपूताना विद्रोह किया और अपने पूरे राजपूताना सैनिकों के साथ इस 1857 के विद्रोह में वो जुड़ गए। 4 महीने के अंदर ही यह विद्रोह रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, पूर्वी पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बिहार जैसे कई शहरों में फैल गया। हालांकि ये देखने को मिलता है कि कई दक्षिण प्रांत अभी भी जो थे इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे और वो आखिर तक जो थे वो ब्रिटिश सेना का साथ देते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी ये सेना जब आगे बढ़ गई और इतने राज्यों में जब ये फैल गया और इस विद्रोह के बाद जो है महत्वपूर्ण नेता हमारे सामने उभर कर आते हैं जो अलग अलग अपने अपने रियासतों से आगे आए और इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नेता हमारे सामने आते हैं वो है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नेता हमारे सामने आते हैं वो है नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खां, अजीमुल्लाह खां, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर खां और रालो तुलाराम। ये ऐसे जो महत्वपूर्ण नेता थे वो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे अपने अपने रियासतों के आगे आकर। यानी नाना साहब जो अपनी रियासत के आगे आए और इन्होंने अपने रियासत के तौर पर इसका नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने झांसी के राज्य क्षेत्र को बचाने के लिए इसके लिए आगे आई। इस तरह से अलग अलग जो राज्य थे वो अपने अपने स्तर पर इसका नेतृत्व कर रहे थे और महत्वपूर्ण नेता बनकर इसके लिए ये उभरे 1857 की
क्रांति के बाद इन विद्रोहियों ने एक खास तरह का कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी स्थापित किया। इसमें इन्होंने 10 सदस्यीय प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था की। इस विद्रोहियों ने एक खास तरह के कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, जिसमें 10 सदस्यीय प्रशासनिक न्यायालय होगा, जो 6 व्यक्ति जो होंगे, यानी जिसके 6 सदस्य होंगे वो सेना के होंगे, 2 हिंदू और 2 मुस्लिम। इस तरह से इन्होंने जो है एक चार्टर यानी एक घोषणा के रूप में जो है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और पत्र लेखन के माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य तक अपने विद्रोह को फैलाता है। इसमें कई किंवदंतियां आती हैं कि इसके लिए, इस विद्रोह को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने रोटी और कमल के निशान का जो है एक तरह से प्रयोग किया था कि रोटी और कमल का निशान जिसके हाथ में होगा वो समझा जाएगा कि वो विद्रोही है, यानी विद्रोहियों का साथ देने वाला है। और ये जो चीज है वो ब्रिटिश सैनिकों की नजर में नहीं आएगा कि कौन विद्रोही है उनके बीच में और कौन विद्रोही नहीं है, लेकिन रोटी और कपड़े का निशान जो है वो विद्रोहियों को एक रूप करने का प्रयास होगा। इस तरह से इन्होंने अपनी भूमिका निभाई और सबसे पहला कार्य इन्होंने जो अपने चार्टर के संदर्भ में किया वो कहा कि किसी भी तरह का जो टैक्स है उसे हटा दिया जाएगा और जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। और इस विद्रोह के सफल होने के बाद किसान जो है अपनी भूमि का मालिक खुद होगा। हिंदी और उर्दू भाषा को इन्होंने प्राथमिकता दी और यही भाषा से इन्होंने जो है अपने पत्र व्यवहार के माध्यम से उर्दू और हिंदी भाषा का प्रयोग किया। साथ ही इन्होंने कहा जो भारतीय व्यापार है वो भारतीयों के लिए ही केवल आरक्षित किया जाएगा, कोई और जो है इसके व्यापार में शामिल नहीं होगा। साथ ही सरकारी वाहन पूरी तरह से मुक्त होंगे। वर्तमान में देखें तो दिल्ली में क्या है, केजरीवाल की सरकार है और इन्होंने जो है दिल्ली में महिलाओं के लिए जो है पूरी तरह से मुफ्त है दिल्ली परिवहन। इसी तरह का जो उन्होंने कहा कि सरकारी वाहन जो होंगे वो पूरी तरह से मुक्त होंगे किसी के लिए भी आने जाने के लिए। सरकारी पद होंगे सभी के लिए। सिपाहियों का जो वेतन है वो पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा और उन्हें बढ़े हुए वेतन के साथ दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने जो है इस विद्रोह को काफी ज्यादा सफल बनाने का प्रयास किया है। अगर हम इस पूरे विद्रोह को देखें तो इस पूरे विद्रोह में जो है 3 वर्गों की काफी ज्यादा भूमिका हमें देखने को नजर आती है। इसमें जो 3 वर्ग हैं इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में या इस विद्रोह को और ज्यादा विकास करने में सबसे ज्यादा नजर आते हैं, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के अनुसार जो राजे रजवाड़े जिनकी रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दी गई थी वो लोग सबसे आगे आए। जैसे नाना साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए, बेगम हजरत महल हो गई, रानी लक्ष्मीबाई हो गई। इस तरह के जो नेता थे वो सबसे ज्यादा आगे आए कि अपनी जो राज सत्ता है उसे वो दोबारा पा सके। साथ ही वो लोग थे जो तालुकदार यानी जो जमींदार लोग थे वो लोग आए और तीसरे किसान और कृषक, क्योंकि ये लोग जो थे वो काफी ज्यादा प्रताड़ित थे। इस तरह से ये 3 वर्ग जो है हमारे सामने आते हैं, इस विद्रोह के शामिल हुए और इस विद्रोह को सफल बनाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन कई ऐसे भारतीय थे जो इन विद्रोहियों के सामने जो डटकर खड़े थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में अपनी सेवा देते हुए इन विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने ही जो है इस विद्रोह को पूरी तरह से दमन करने का कार्य किया था। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने कहा था कि अगर इन सिंधियों ने हमारी मदद नहीं की होती और इन्होंने जो है अगर विद्रोह में अपनी भूमिका दर्ज कर दी होती और विद्रोहियों के साथ मिल गए होते तो आज जो है हम सफल नहीं होते और हमें अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से चले जाना होता अपने वतन ब्रिटेन। लेकिन इन सिंधियों की वजह से हमने जो है इस पूरे विद्रोह को सफलतापूर्वक दमनकारी नीतियों के कारण जो है इस विद्रोह को शांत कर दिया और इस विद्रोह पे विजय प्राप्त कर ली। 1857 का यह विद्रोह इतना व्यापक होने के बावजूद भी यह एक सफल विद्रोह के रूप में सामने नहीं आ पाया। यह विद्रोह काफी ज्यादा व्यापक था और इसमें कई लोगों की भूमिका देखने को मिलती है, जहां इसमें किसान भी अपनी भूमिका देते थे, राजे रजवाड़े या कई संगठन या कई लोग जो थे इसमें अपनी भूमिका को सबसे ज्यादा देते हुए नजर आते हैं।
लेकिन इन सब कारणों के बाद भी, यह इतना व्यापक फैलने के बाद भी, यह विद्रोह सफल विद्रोह के नाम से नहीं जाना गया और यह विद्रोह एक असफल विद्रोह रहा। और इस असफल विद्रोह के कुछ कारण हमारे सामने आते हैं, जिसके कारण जो है यह विद्रोह पूरी तरह से असफल रहा। जब हम इस विद्रोह 1857 की असफलताओं के बारे में बात करते हैं, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट, क्या कारण थे कि ये इतना व्यापक होने के बाद भी रिवोल्ट जो है सफल नहीं हो सका, तो इसका पहला कारण जो हमारे सामने आता है वो है योजना। यानी इस विद्रोह को चलाने के लिए कोई खास योजना विद्रोहियों के मन में नहीं थी, या उनके पास ऐसी कोई सुचारू योजना नहीं थी जिसके कारण इस विद्रोह को सफल बनाया जा सके। क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए या किसी भी क्रांति को सुचारू रूप से विजय प्राप्त करने के लिए उसकी कुछ खास योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस तरह की जो योजना थी वह इस विद्रोह में देखने को नहीं मिलती। दूसरा, इसकी संगठन की कमी थी। ये जो विद्रोह था वो संगठित रूप से एक साथ नहीं हो सका, क्योंकि इसके जितने भी रियासत थे, इस विद्रोह में शामिल रियासत, वो सभी अपने अपने रियासतों के लिए जो है इस विद्रोह में शामिल हुए थे और अपनी रियासतों को दोबारा पाने के लिए वह एक तरह के विद्रोह में भूमिका दर्ज किए। कोई भी रियासत अपने संगठित तौर से इस विद्रोह के रूप में सामने नहीं आया और एक संगठित रूप में अपने आप को जो है उपस्थित नहीं कर पाया। इसका दूसरा कारण रहा वो था संगठन की कमी। तीसरा जो कारण था वो था नेतृत्व की कमी। यानी ये पूरे विद्रोह में नेतृत्व जो था वो बिखरा हुआ नजर आता है। अलग अलग लोग जो थे अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे थे। कोई एक खास चेहरा नहीं था जिस चेहरे के ऊपर जो है यह युद्ध लड़ा जा रहा हो। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो मुगल शासन जो बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे वो किस लिए लड़ रहे थे? अपनी पुरानी शानो शौकत को वापस पाने के लिए। जो मुगल की पुरानी शानो शौकत थी और जो मुगल एम्पायर जो एक समय में काफी ज्यादा विख्यात था, उसकी शानो शौकत वो पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए बहादुर शाह जफर ने जो है इस युद्ध में अपने नेतृत्व को स्वीकारा। वहीं दूसरा उदाहरण नाना साहिब और तात्या टोपे हैं, जिन्हें मराठा शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए इस युद्ध में भाग लिया। और तीसरा उदाहरण रानी लक्ष्मीबाई अपनी रियासत झांसी को दोबारा पाने के लिए इस विद्रोह में शामिल हुई। तो इस तरह से इस विद्रोह में अलग अलग नेतृत्व के व्यक्ति इस विद्रोह की भूमिका को आगे बढ़ा रहे थे। इसके कारण नेतृत्व की कमी के कारण जो है यह काफी ज्यादा सफल नहीं हो सका और यह एक विद्रोह असफलता का कारण रहा। इसका जो अगला चौथा कारण हमारे सामने आता है, जिस चौथे कारण के कारण ये जो विद्रोह था वो सफल नहीं हो सका, वो है सीमित प्रभाव। यानी ये जो विद्रोह था वह सर्वव्यापक नहीं था। यानी व्यापक तो था लेकिन सर्वव्यापक नहीं था। यानी ये पूरे भारतवर्ष में नहीं फैला, ये भारत के कुछ हिस्सों में ही फैला और कुछ रियासतों तक ही इसकी भूमिका देखने को मिलती है। यानी अगर हम बात करें तो ये हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना या दक्षिण प्रांत जैसे क्षेत्रों में इसका कोई भी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से इसका जो प्रभाव था वो काफी ज्यादा सीमित था, सर्वव्यापक नहीं था। अगला जो कारण रहा वो था संसाधन की कमी। संसाधन से तात्पर्य यह था कि किसी भी विद्रोह या युद्ध को लड़ने के लिए उस समय के आधुनिक हथियारों की जरूरत होती है और ये आधुनिक हथियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, जबकि इन विद्रोहियों के पास यह जो संसाधन थे वो नहीं थे। ये आधुनिक शस्त्र जो थे वो इनके पास नहीं थे और ब्रिटिश के पास थे। साथ ही दूसरा था संचार माध्यम, जो था तार, डाक, यातायात, टेलीग्राह या संचार, कम्युनिकेशन। इस तरह की जो भी तकनीक, वैज्ञानिक संरचना थी वो सारी की सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और 1857 में कर रहे विद्रोहियों के पास यह संसाधन नहीं थे, जिसके कारण भी यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। अगला कारण था वो मध्य वर्ग की भागीदारी इसमें नहीं थी। इसमें या तो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे राजे, रजवाड़े, महाराजे, जमींदार, जागीरदार लोग थे, और दूसरे वो थे जो सबसे निम्न तबके के लोग थे, जैसे किसान, कृषक, काश्तकार, बुनकर, ये से लोग थे। और जो बीच के लोग थे जिन्हें मध्य वर्ग कहा जाता है, उन लोगों की इस विद्रोह में कोई भूमिका नहीं थे, क्योंकि ये सभी मध्य वर्ग लोग जो थे वो शिक्षित वर्ग थे और ये शिक्षित वर्गों को ऐसा भरोसा था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत
आने वाली नौकरियों में इन्हें जो है भागीदारी मिल सकती है। इसलिए ये शिक्षित वर्ग जो था इस विद्रोह में अपनी भागीदारी नहीं देता है। अगला कारण था भारतीयों में एकता की कमी। भारतीयों में जो थी वो एकता की कमी थी, उस समय के विद्रोह में साफ झलकता है, क्योंकि मध्य वर्ग ना तो उससे जुड़ा था और ना ही भारत के अन्य जो सीमा प्रांत प्रदेश थे वो लोग इसमें जुड़े थे। सभी लोगों ने अपने फायदे के लिए ही इस विद्रोह में भूमिका दर्ज की। किसान सबसे ज्यादा अत्याचार था, इसीलिए उसने इसमें भूमिका की। राजा रजवाड़ों का रियासत लूट गया था, इसीलिए उन्होंने इसमें अपनी भूमिका दी। तो इस तरह से एकता की कमी हमें देखने को मिलती है। साथ ही जो इसके नेता थे वो उनके आपसी फूट भी हमारे सामने नजर आते हैं। जैसे जो भी इनके जो मेन राजा थे उनके जो सेनापति थे उन सेनापति की भूमिका ज्यादा नजर आती है। जैसे तात्या टोपे की भूमिका जो है वो काफी ज्यादा अहम है नान्या साहब के मुकाबले। इस तरह से जो है कि इन नेताओं में जो आपसी फूट थी उस पे वो विश्वास करते थे और इस फूट के कमी के कारण भी ये सफल जो है विद्रोह नहीं हो पाया और इसके असफलता के कारण बने। लेकिन अगर हम ये कहें कि 1857 का विद्रोह पूर्ण रूप से असफल था, इसका कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आता, तो ये एक तरह से साफ गलत धारणा है। यह विद्रोह हालांकि असफल रहा, कुछ कारणों की वजह से असफल रहा, लेकिन यह असफल होने के बावजूद भी भारतीय परिदृश्य के अंतर्गत इसके कई परिणाम सकारात्मक रूप से हमारे सामने नजर आते हैं। जब ये विद्रोह पूरी तरह से असफल हो गया तो इसके परिणाम जो थे वो काफी ज्यादा सकारात्मकता लिए हुए थे और विद्रोह के परिणाम हमारे सामने आते हैं। जो सबसे पहला इसका परिणाम जब हम देखते हैं वो है कंपनी का शासन का अंत। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अपने शासन को स्थापित कर रखी थी और अपने डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा यहाँ की शासन व्यवस्था को निर्धारित करती थी, उसका शासन पूरी तरह से खत्म हो गया और यह सत्ता हस्तांतरण हो गई किसे? महारानी विक्टोरिया को। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास जो है ये सत्ता हस्तांतरित हो गई और ये जब सत्ता हस्तांतरित हो गई तो ब्रिटिश शासन संसदीय प्रणाली के अंतर्गत एक प्रत्यक्ष शासन जो है भारत में देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन अब यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा। उसके लिए उन्होंने बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत विदेश सचिव और इंडियन काउंसिल यानी भारतीय परिषद का निर्माण किया गया। तो इस तरह से भारत में जो है बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का एकदम स्पष्ट शासन हमें देखने को मिलता है। इस विद्रोह का यह परिणाम हमारे सामने काफी ज्यादा सफल देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बनाया था। किसके संदर्भ में? गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के भाषण में कहा कि ये भारत के लिए एक मैग्ना कार्टा है, यानी भारत के लोगों के लिए यह जो एक्ट है वो मैग्ना कार्टा का काम करेगा। इसके अंतर्गत जो भारतीय धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं थी उन सब का आदर किया जाएगा। यानी पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी जो भारत के धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा था इसका क्या करती थी, शोषण करती थी और इसे अपने नीति के अनुसार स्थापित करती थी जिनसे उनको ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन सत्ता हस्तांतरित होने के बाद इन्होंने इसका आदर स्वीकार किया, साथ ही दंतक पुत्र को इन्होंने स्वीकार दे दी। दंतक पुत्र के संदर्भ में डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस रियासतों का विलय जो लाया था, जिसके कारण जो है दंतक पुत्र को आज्ञा नहीं थी कि वो उत्तराधिकार बन सके, लेकिन इस समय इन्होंने जो है दंतक पुत्र को स्वीकार कर लिया। साथ ही सरकारी नौकरी में भागीदारी और जो भी विद्रोही थे 1857 में उन सभी को माफ कर दिया गया, लेकिन एक शर्त रखी गई कि उन सभी विद्रोहियों द्वारा किसी भी विदेशी सैनिक की हत्या ना हुई हो। अगर उससे हत्या हो गई है तो उसे जो है सजा भोगनी पड़ेगी, अगर उसने किसी की हत्या नहीं करी है तो उस विद्रोही को माफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पहला परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है इस विद्रोह का। जब इस विद्रोह का दूसरा परिणाम हम देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, मुगल शासन का अंत हो गया।
पूरी तरह से बहादुर शाह जफर के विद्रोह के समय उनके बेटों की हत्या कर दी गई और उससे बचने के लिए बहादुर शाह जफर रंगून या नेपाल में जो है छुपकर भाग गए। तो इससे क्या है, मुगल शासन का आखिरी जो वारिस है वो बहादुर शाह जफर माना जाता है और बहादुर शाह जफर को जो है मुगल एम्पायर का लास्ट यानी उसका अंत मान लिया जाता है। साथ ही इसका तीसरा परिणाम हमारे सामने आता है वो है भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। जो भी भारतीय सेना थी उस समय की बंगाल रेजिमेंट की, तो 67,000 जो सैनिक थे वो शामिल थे और इन 67,000 सैनिकों में 28,000 राजपूत और 25,000 ब्राह्मण थे। तो इस तरह से ये उच्च वर्ग के जो लोग थे और धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग थे वो बंगाल रेजिमेंट में सबसे ज्यादा उनकी संख्या सिपाहियों के तौर पर थी। लेकिन इस विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया और जो भी ब्राह्मण व्यक्ति थे उनकी नियुक्ति यानी जो भी नई नियुक्ति होगी उसमें जो है ब्राह्मणों की नियुक्ति पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वो इसलिए किया गया कि कोई भी धार्मिक कलेश दोबारा उत्पन्न ना हो। साथ ही जो भी भर्ती होगी अब वो पंजाब में होगी, पंजाब में नई भर्ती शुरू की गई। साथ ही जो भी भर्ती होगी वो सिख, गोरखा और खान लोगों के लिए होगी, यानी जो सिख समुदाय से लोग हों, गोरखा लोग हों और खान लोग हो। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग जो थे वो संस्कृति के मुख्य धारा के लोग नहीं थे, क्योंकि संस्कृति के मुख्य धारा के लोग राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण ये सारे लोग क्या थे, सांस्कृतिक मुख्य धारा के लोग थे और ये सभी लोग जो थे वो सांस्कृतिक मुख्य धारा के लोग नहीं थे। इसीलिए दोबारा धार्मिक प्रवृत्ति की कोई भूमिका उत्पन्न ना हो इसके लिए उन्होंने जो है ये पूरे सेना को ही पुनर्गठन कर दिया। अगला जो परिणाम देखने को मिलता है वो है भारतीयों को स्थानीय स्तर पर जो है वो सहभागिता स्वीकार की गई, यानी जो भी भारतीय हैं उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो स्थानीय स्तर की भूमिका होगी उनमें उनकी सहभागिता होगी। इसके लिए बंगाल विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालयों में उन्हें जो है अलग अलग शिक्षकों के पद पर और स्थानीय क्लर्कों के पद पर नियुक्त किया गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप आर्थिक सुधार भी किए गए और इस आर्थिक सुधार के अंतर्गत न्यू कृषि नीति बंगाल रेंट एक्ट 1859 में जो है लागू किया गया। इसके अंतर्गत इन्होंने जो है टैक्स जो है पूरी तरह से टैक्स को निर्धारित किया कि कर जो है एक सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत लगाया जाए, ये नहीं कि टैक्स अपनी जेबें भरने के लिए और ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगाया गया। तो टैक्स क्या है वो व्यवस्थित तरीके का हो गया। दूसरा, व्यवसायिक स्तर पर इन्होंने लाइसेंस की जो है नीति को अनुसरण किया, यानी कोई भी व्यवसायिक कार्य व्यापार करना चाहता है उसके लिए एक खास लाइसेंस की जरूरत होगी और जब तक ये लाइसेंस उसके पास नहीं होगा वो उस खास कार्य को नहीं कर सकता। तो एक लाइसेंस की उन्होंने बात की। दूसरा, वित्तीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया गया, जिससे क्या है कि आर्थिक सुधार को और बेहतर किया जा सके। आर्थिक परिणाम के बाद हमें जो अगला परिणाम देखने को मिलता है वो है नए सहयोगियों की खोज। यानी विद्रोह के बाद जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन खत्म हो गया था और इस शासन के अंतर्गत अब जो शासन व्यवस्था थी डायरेक्ट तरीके से वो सीधे तौर से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हो गई थी। तो उन्हें क्या था, एक नए सहयोगियों की जरूरत थी। जो वो नए सहयोगी कौन बने, उनके संकीर्णतावादी और कुलीन तंत्र के जो लोग थे वो उनके नए सहयोगी के तौर पर स्थापित हुए। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाने के बाद भी और ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के शासन के बाद भी यह शासन व्यवस्था जो पूर्ण रूप से फूट डालो और राज करो की नीति पर ही निर्धारित था। या अगर हम ये कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करती थी, ऐसा ही अनुसरण ब्रिटिश शासन में भी हमें देखने को मिलता है, जहां फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण इन्होंने किया। कई सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिस समय इन्होंने क्या है अलग अलग राजाओं के साथ फूट डाला और अपने शासन को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया।
तो इस तरह से जो है इस विद्रोह 1857 के बाद इसके कई हमें जो है परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि ये विद्रोह पूरी तरह से असफल रहा, तो इस अंक में हमने 1857 के विद्रोह से जुड़ी हुई उसके कौन से कारण थे, कौन से उद्भव के कारण थे, यानी इसका विकास कैसे हुआ, यह कैसे एक तरह से विद्रोह बना और कैसे ये असफल हुआ और असफलता के बाद इसके कौन से परिणाम हमारे सामने आते हैं। इस तरह से हमने 1857 के संदर्भ में वो सारी बातें इस अंक में पूरी की है, जिसे आपको अपने एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और आपके एग्जाम के पर्पज से आपको अच्छे नंबरों दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। अगर आप इस वीडियो पर नए बने हुए हैं और इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले इस तरह की और भी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।